Hello बच्चों, how are you? I hope you are very good at your home. In today lecture, we are discussing about the laws of chemical combination. बच्चों, law of chemical combination ये बताते हैं कि जब मॉलिक्यूल या कंपाउंड या मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में आपस में कंबाइन होते हैं। तो बच्चों, ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज हैं ये 5 तरह के हैं। उनमें से पहला जो लॉ है बच्चों वो है लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन ऑफ गैलुसेक या गैसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बच्चों, ये लॉ 1808 में दिया गया था गैलुसेक के द्वारा, और ये लॉ ये बताता है कि जब किसी रिएक्शन में गैसियस सब्सटेंस जो है, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है या तो वो एक सिंपल नंबर होता है या वो एक प्रोपोर्शन में होते हैं, तो उस आधार पर ये आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो according to this law, at the same temperature and pressure, the volume of gaseous mixture, that is reactant and product, is same और in a simple ratio। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन कर रही है। तो गैसियस ही हमारे पास सब्सटेंस है, रिएक्टेंट भी गैसेस है और प्रोडक्ट भी उसका गैसेस है। हम कह रहे हैं कि 1 वॉल्यूम जो हाइड्रोजन का है वो 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 and 1 कितने हो गए बच्चों यहाँ पे 2, तो 2 वॉल्यूम यहाँ पर हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये स्टोइकियोमेट्री के लिए लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन देन बोथ रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। इस तरीके से वो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का जो रेशियो है बच्चों वो है 1:3:2। जबकि हम यहाँ पर बात करें तो 1:1:2। तो ये एक सिंपल रेशियो में गैसियस सब्सटेंस होते हैं। ये गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में बच्चों अब हमारे पास में दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एंटोनी लेवोशियर ने दिया था 1789 में। और बच्चों ये मास जो है वो ये लॉ जो है वो ये कहता है कि किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में जो सब्सटेंस लिए जाते हैं उनका मास जो है न तो आप बना सकते हो न उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की तरह यहाँ पर हम मास कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं। मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? According to this law, in a physical or chemical process, the substance taken as a reactant or product, their mass is always conserved। यानी एक सब्सटेंस के मास को दूसरे सब्सटेंस के मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, न कि हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। हमारे पास जो पहला एग्जांपल है हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में एक थर्मस फ्लास्क है और इस थर्मस फ्लास्क के अंदर हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में या डेफिनेट वेट के हम आइस क्यूब से ले लेते हैं और इस आइस क्यूब का हम वेट कर लेते हैं। इस आइस क्यूब का हम क्या कर लेते हैं? वेट कर लेते हैं। माना इसका जो वेट है वो x ग्राम आ जाता है। अब हम इसको थोड़ा हीट कर देते हैं, तो हीट करने पर ये जो आइस थी बच्चों ये आइस जो है मेल्ट हो जाती है। तो उस केस में ये जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। अब हम इसका दोबारा जब वेट लेंगे तो ये हमें x ग्राम ही प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक फिजिकल प्रोसेस यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसमें जो सब्सटेंस लिया था उसका मास जो है वो सिमिलर रहता है, मास चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव किया जाता है। उसके अलावा लेवोशियर के बाद में एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था लैंडोल्ट ने भी इस लॉ को प्रूव किया। उसने क्या किया बच्चों, एक एच शेप की ग्लास ट्यूब ली और इस एच शेप की जो ग्लास ट्यूब है इसके एक पोर्शन में उसने NaCl का सॉल्यूशन भरा जो कि गिवन वेट का था और दूसरे पोर्शन के अंदर उसने HeNO3 सॉल्यूशन को लिया और लेने के बाद में इसको शेक किया। तो शेक करने के बाद में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई। तो वहां पर केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म हुई तो NaCl ने रिएक्ट कर लिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में और इनकी रिएक्शन से बन गया था वहां पर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट और साथ में बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट।
ठीक है बच्चों, तो जितना मास यहाँ पर लिया गया था उतना ही मास यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन हमें ऑब्टेन हो गया। अब इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में कि इसी तरीके से हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस था, वहां पर NaCl जो सब्सटेंस लिया गया बच्चों, वो NaCl लिया गया यहाँ पर 5.85 ग्राम, और ये पूछा गया कि जब रिएक्शन परफॉर्म हुई इसके साथ HNO3 के साथ में, तो वहां पर जो सिल्वर क्लोराइड बना वो था 14.35 ग्राम, और जो सिल्वर नाइट्रेट बना यहाँ पर, सॉरी सोडियम नाइट्रेट जो बना वो है यहाँ पर 8.5 ग्राम। तो हाउ मच सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड टू फॉर्म HCl एंड NO3, तो हमने इसको यहाँ पर x मान लिया है। तो हम वही मास कंजर्वेशन लॉ को प्रूव कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देते हैं 5.85 प्लस x इज इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5 ग्राम। हम x की वैल्यू यहाँ डिटरमाइन कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 14.35 प्लस 8.5, इसको डिवाइड कर लेंगे 5.85 को, इन दोनों में जोड़ा जाता है तो लगभग ये 22.85 हमको मिलता है, और इसमें से हम डिडक्ट कर लेंगे 5.85 को, ये अप्रोक्सीमेटली 17 ग्राम हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट हमें मिला वो कितना ग्राम मिला, 17 ग्राम। इन दोनों को ऐड करें तो इनका जो ओवरऑल मास है वो इन दोनों के ओवरऑल मास के इक्वल होता है। इस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करते हैं। समझ में आ रही है? अब बच्चों हमारे पास में तीसरा जो लॉ है, थर्ड लॉ है, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि दिया था जोसेफ क्राउस ने 1799 में। ये लॉ ये कहता है आपके पास में कोई एक सब्सटेंस है, और उस सब्सटेंस को आप किसी भी सोर्स से जब आप प्राप्त करें, या उसको किसी भी केमिकल प्रोसेस से जब आप प्राप्त करें, तो उसमें जो एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप समझेंगे इसको, द मास ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट वेदर इट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस और सोर्स। आप समझ रहे होंगे इसको, आपने किसी भी सोर्स से या किसी भी मेथड से उस सब्सटेंस को प्राप्त किया, उसमें जो एलिमेंट का जो रेशियो है वो अनचेंज रहेगा, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। जैसे हमने रेन वाटर लिया, या हमने कोई ओशन से वाटर लिया, या हमने किसी रिवर से वाटर लिया, या हमने किसी पॉन्ड से वाटर लिया, इन सब से हमने किसका सैंपल लिया, वाटर का, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बच्चों वो कितना आ रहा है, 2:16, यानी 1:8। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये 1:8 ही रहेगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हमने CO2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने पहले मेथड यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, जब इसको हीट किया बच्चों तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हुई। दूसरा मेथड हमारे पास ये था कि हमने कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसको बर्न किया, तो बर्न करने पर ये बना दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, हमारे पास लाइन है, हमारे पास लाइन है CaCO3, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा देते हैं 2 मोल्स। तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये बना के देता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो इन तीनों ही डिफरेंट मेथड से हम किसको प्राप्त कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 16। तो एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का वो 8 है, और 8 के हिसाब से इसका जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा 16। तो 16 और 16 32, तो 12:32, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 3:8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा 3:8। दोबारा समझ लेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 12 होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 16। क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है इसलिए 16 32 हो गया, और ये 12 ही है। इसका जो रेशियो दिया हमने तो ये कितना निकल के आ रहा है 3:8।
तो हमने इन दोनों एग्जाम्पल से ये प्रूव किया कि आपके पास जो सब्सटेंस जो आप डिफरेंट सोर्सेस से प्राप्त कर रहे हैं उनका जो एलिमेंटल जो रेशियो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चों फोर्थ लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि डॉल्टन ने दिया था 1803 में। मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ बच्चों ये कहता है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनमें से एक एलिमेंट है जिसका रेशियो फिक्स होता है, वो दूसरे वाला जो एलिमेंट होता है वो दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो एक सिंपल रेशियो में आगे की ओर बढ़कर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो लॉ क्या बोलता है, when two different elements react to each other and form more than two compounds, then the ratio of mass of one element remains in a simple ratio which react with other। एग्जाम्पल हम यहाँ देते हैं, हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन जो कि हमने फिक्स रखा है यहाँ पे, और दूसरा जो एलिमेंट है वो हमने ऑक्सीजन लिया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, दैट इज ये कंपाउंड कौन सा हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ कंपाउंड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन रिमेन सेम, एक तो सेम है, लेकिन जो दूसरा है वो एक सिंपल रेशियो में रहता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन जो है 16 है और यहाँ ऑक्सीजन हो गया 32, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया। इसी प्रकार से हमने जो कंपाउंड लिया है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इनमें से एक नाइट्रोजन बराबर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 से ताकि ये बराबर हो जाए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 7 होता है और एटॉमिक मास होता है इसका 14। तो दो नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएंगे 28। तो 28 या नाइट्रोजन का एटॉमिक मास फिक्स हो गया। और ऑक्सीजन का जब हम देखते हैं तो या एक ऑक्सीजन हो गई या दो हो गई या 3 या 4 हो गई या फिर 5, तो इसका एटॉमिक मास कितना बड़ा 16, 32, 48, 64 और 80। तो इन सब का जो रेशियो होगा ये 1:2:3:4:5, जो सिंपल रेशियो में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों आप लोग तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट करके दो या दो ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनमें से एक एलिमेंट जो होता है जो दूसरे रिएक्ट कर रहा है वो एक सिंपल रेशियो में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों अब हमारे पास में पांचवा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये बच्चों दिया था रिचर्ड ने और टाइमिंग है इसका 1792। रिचर्ड ये कहता है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो उन दोनों जो कंपाउंड बने उनमें से एक एलिमेंट का जो रेशियो है वो या तो सिंपल रेशियो होगा या तो वो सेम होगा। जरा पढ़ेंगे आप लोग, when two different elements react with third element, दो डिफरेंट एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं डेफिनेट रेशियो, then their atomic mass will remain same और in a simple ratio, या तो वो सेम रहेंगे या वो एक सिंपल रेशियो में रहेंगे। आप समझिए बात को, जब दो डिफरेंट एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके एटॉमिक मास के जो रेशियो है या तो वो सेम होंगे या वो एक सिंपल रेशियो में होंगे। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है जो 2:1 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट विद थर्ड एलिमेंट। तो जब इस थर्ड एलिमेंट के साथ कार्बन ने रिएक्ट किया तो इसने बनाया मीथेन, और इस ऑक्सीजन ने जब थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाया वाटर। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो है 3:1 और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:8। इन दोनों एग्जांपल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, डिसिमिलर है, यानी A एंड B। और जो C एलिमेंट है बच्चों, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन, ये तो हो गए हमारे पास में A एंड B एलिमेंट। और जो C एलिमेंट है वो हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 है और यहाँ जो रेशियो कितना आया 1 है। तो या तो ये सेम होंगे या वो एक सिंपल रेशियो में होंगे। आप किसी भी एग्जांपल को इसमें लेकर के देख सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपको समझ में आ गया होगा, आप ध्यान से इसको स्टडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आज के वीडियो लेक्चर में एंड किया। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो मुझसे बात कर सकता है। हम लोगों ने सावधानी पूर्वक इसके एग्जाम्पल को स्टडी किया है, आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग अवोगाड्रो कंसेप्ट यानी मोल कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।